सर सबसे सिंपल जो बीपीओ लेवल में होती है, सबसे पहले एक चीज समझना है, अगर हमें कोई अकाउंट ओपन करवाना है, कोई गवर्नमेंट की सब्सिडी लेनी है, हमें पासपोर्ट बनवाना है, तो हम सब सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी टाइम है 1 महीना 15 दिन। भारत भाग्य विधाता, जब भारत की जनता अपने भाग्य की निर्धारण करती है, उसके लिए वोट डालती है, तो उसके लिए क्या कोई भी किसी प्रकार के व्यक्ति आके वोटर कार्ड बन जाएगा? क्या उसकी मूल्यांकन नहीं होनी चाहिए? उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? दूसरा पॉइंट ये है, रही बात जैसे कि आपने कहा कि 2 महीने के लिए कोई काम करने के लिए यूपी, बिहार, राजस्थान के लोग इंटर स्टेट चेंज होता है, उसके लिए सर लोकल लेवल है, बीएलओ होता है, गांव का प्रधान होता है, हर 2-3 गांव पे एक शिक्षा मित्र जैसी व्यवस्था होती है। उनको पता होता है कि इनकी 3 जनरेशन पीछे कौन था और आगे की जो 2 जनरेशन, 1 जनरेशन कौन होता है। आपको, मेरे को अपने घर के बारे में अच्छाई बात पता होगा, उनको अच्छाई बुराई दोनों पता होती है। अगर वो फीडबैक दे रहे हैं तो कुछ तो बात होगा। अभी बिहार इलेक्शन में अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद 15 से 18 लाख ऐसे वोटर काटे गए जो नहीं थे, जो बहुत पहले मर चुके थे। तो क्या वो गलत है? हम आप अपनी बात कहिए, ठीक है। मैं केवल एक सुनो, 1 मिनट सुनो। आपकी क्या ऐसा कुछ आप प्रूव करेंगे? अरे आपस में बात नहीं करो, सुनो हमसे बात, आप हमसे बात कीजिए। हम आपको एक बात बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना बीएलओस, ये बीएलओस की कोई इसी बार भूमिका ऐसा नहीं है। हर चुनाव से पहले बीएलओस की वोटर लिस्ट को रिव्यू करना, उसको रिवाइज करना, अपडेट करना हर इलेक्शन से पहले होता है। गलत नाम काटे जाएं, बिल्कुल छूटे नाम जोड़े जाएं, ये होता है, चटनी होती है, और उसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया पर 2-3 सवाल हैं जी। पहले सवाल ये है कि ये 1-2 महीने में कार्यक्रम नहीं हो सकता। पॉइंट है 2003 में जो हुआ था, उसका वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन के एक न्यूज एजेंसी, एक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि 2003, बार बार कहा जाता है ना 2003 में भी 1 महीने का, उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि 2003 में कितने दिन में हुआ था, चुनाव आयोग ने कितना मांगा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस समय के जो लिंगदो थे, उन्होंने भी कहा, और उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर हमको उस समय का याद ही नहीं है क्या मांगा नहीं मांगा। सर 2003 में जो संसाधन जो थी और जो आज 2025 में जो संसाधन है, क्या ये डिजिटल लेवल उस लेवल में था? उस समय तो लेजर रजिस्ट्रार चलता था, आज हमारे पास लैपटॉप था, इंटरनेट है, पल भर में पता चल जाएगा कि XY पर्सन कौन कहाँ पे है। क्या उस समय ये इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर था? मैं नहीं मानता हूँ कि आज बहुत अच्छा है, लेकिन ठीक है, पहले से थोड़ा सा बेहतर है। हर सरकार ने डिजिटल के लिए अपने स्तर पे जो काम किया बहुत बढ़िया किया। क्या ये व्यवस्था पहले थी? पहले तो अरे तो आप 2003 की ही मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम शामिल है, उसका कुछ नहीं मांग रहे हो, ये भी बात है ना। बांग्लादेश और आधार कार्ड नहीं पा रहे हैं, बांग्लादेशियों को तो निकाल ही नहीं पा रहे हैं। आप बांग्लादेशी को चिन्हित करो, इससे किसी को ऐतराज नहीं है। सर जो भी लिस्ट में नाम कटे हैं, सब चुनाव आयोग ने एक प्रूफ दिया है हर चीज का। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ कि X पर्सन रामपुर गांव के रहने वाले 1 महीना बाकी है, बिल्कुल आगे आप क्या कह रहे हैं? सर एक बात बताइए, जिस कंट्री के 75 सालों में बॉर्डर का विवाद तो छोड़ दिया, 75 सालों में आज तक ये जस्टिफाई नहीं हो सका कि मेरे देश के सिटीजन कौन है, उस देश में क्या जुडिशरी, मीडिया, सरकार, इन लोगों को रहने का हक है? मेरा साधारण सा सवाल। आपका बात सही है। एक बात बताइए, जिस कंट्री के 75 साल में लोग आज तक यही नहीं जान पाए कि मेरे को सिटीजनशिप है इस कंट्री की नहीं है, उसके लिए मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किसी को नहीं पता। एक इन्होंने कहा पासपोर्ट होता तो आप इस देश का सिटीजनशिप मान लिया जाएगा, आप इस देश के नागरिक है। भैया नॉर्मल सा कोई देश होता है, उसकी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि हमारे देश के आदमियों को चिन्हित करे, उसकी आइडेंटिटी के क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करे। और यहाँ 75 साल के बाद पूछा जा रहा, भाई साहब आप हैं कौन, आप अपना प्रूफ दीजिए, आप 2003 में कहाँ थे, 1997 में कहाँ थे, 1980 में कहाँ थे, 18। मजेदार बात इतनी ही नहीं है, आपका निवास प्रमाण पत्र बनेगा आधार से, लेकिन आधार नहीं माना जाएगा निवास प्रमाण। आपका पासपोर्ट बनेगा आधार से, लेकिन आधार नहीं माना जाएगा, पासपोर्ट माना जाएगा। देखिए जी, माना वो जाएगा जो वोटर लिस्ट में नाम है, ठीक है। और ये जितनी भी जैसे शहरों का विकास हुआ, निर्माण कार्य हुआ, तो अन्य राज्यों से जो लोग आए, सबसे पहले उनका क्या काम था, यहाँ पर आके वो प्लॉट खरीदते, तब वो आधार कार्ड बनवाते, वोटर आई कार्ड बनवाते। तब अब हुआ क्या है कि वो जब यहाँ पे निर्माण कार्य चला तो अन्य राज्य के मजदूर आए, तो उन्होंने सबसे पहले जमीन नहीं खरीदी, उन्होंने सबसे पहले झुग्गी बनाई, और झुग्गी बना के जब तक वो बिल्डिंग तैयार होती है, और फिर वो झुग्गी जो है वो हमेशा के लिए वहीं रह जाती है, उसी का सारे एक पान की दुकान और एक चाय की दुकान। गरीब आदमी, एक बात सुनिए,
एक गरीब आदमी जिसके पास गांव में खाने भर उपजाने की जमीन नहीं है, खेती नहीं है, और उसके पास जब कोई धंधा नहीं है, तब वो बड़े शहर की तरफ पलायन करता है। अपना मूल गांव, अपनी मूल जगह कोई छोड़ना नहीं चाहता है। सुनिए, जब वो छोड़ के यहाँ आता है तो आपके इस बड़े आलीशान शहरों में, हाँ, तो वो उसके रहने का जुगाड़ नहीं रहता है। वो कहीं झोपड़ी डाल करके रहना, फुटपाथ पर सोना शुरू करता है। बड़े शहरों के फुटपाथ पर जाइए, दिल्ली, मुंबई, सूरत में कितने लोग सो रहे हैं। फिर वो झोपड़ी बनाता है, फिर उसके बाद उसमें ये है कि सर जो उनको झुग्गियां बनाई उन्होंने, उसके बाद में सरकार ने, जितनी भी पिछली सरकार है, उन्होंने उनको मकान भी देने का काम किया। जैसे नंद नगरी बनाई या सुंदर नगरी बसाई, जगह जगह दी उनको, जगह बहुत सस्ते में जगह दी और अच्छी तरीके से। लेकिन वहाँ की आबादी उससे और ज्यादा बढ़ती चली गई और ये क्रम हमेशा सब 50 सालों में, 60 सालों में बढ़ता ही चला गया। और बढ़ने के बाद फिर ये हुआ कि आज उन झुग्गियां वहीं पर स्थापित है, उन्हें किराए पर उठाया जाता है और जो उनके जो मकान दिए गए थे वो उन क्या करना चाहिए आपको? क्या मैं इसका सीधा सा सोल्यूशन ये है कि झुग्गियां बिल्कुल जहां पर सरकारी जमीन है वो उनसे ले लेनी चाहिए और जो उनको मकान है वो बनाने चाहिए, उनको वहां पे बचा दें। सब राज्य को वो एक कहते हैं ना, सर गरीब शहर जरा थम के चल, अमीर शहर के घरों में धूल आती है। तो आपका वही नजरिया। रंजन जी, मैं पता है इसके ऊपर कई सालों से बोलता हूँ, बिहार से, यूपी से हम सब लोग प्लान करें क्यों है। मेरे फादर 72 में दिल्ली आ गए और दिल्ली में उन्होंने जॉब करी, सरकारी जॉब में थे वो। अगर यूपी के अंदर रोजगार होता है, बिहार में अगर रोजगार होता, अगर एजेंसियों ने काम किया होता तो हम लोग वहां से आते ही नहीं। आज दिल्ली बिहार कितना नजदीक हो गया है, लोग बसों में बैठ के, कारों में बैठ के यहाँ तक जा रहे हैं। तो ये 75 साल 80 साल जो भी सरकारें रही, जो भी, मैं तो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलता हूँ, जो रही ब्रिटिश गवर्नमेंट 2014 तक, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इस देश में रही, नहीं सर मैं बदलूंगा नहीं उसमें जा रहा मैं। वो मन गए बोलो सर, मैं बोलूं कि भारत आजाद कब हुआ? 47 में आजाद हुआ। हम कहे 14 के बाद। 47 में आजाद हुआ। सब नहीं बोलेंगे सर, हम नहीं बोले वो। हम क्या बोले कि हम सब लोग बिहार यूपी से क्यों दिल्ली आ गए? सर मैं एक बिहार और यूपी में तरक्की क्यों नहीं करी गई? देखिए, ऐसा है कि इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों को फ्रीडम फाइटर और फ्रीडम नेगोशिएटर के बीच का फर्क नहीं मालूम। जब तक ये जस्ट उतना हम इतिहास में नहीं जाना चाहते, वर्तमान पर कह रहे हैं झुग्गी सब खत्म करो। एक बात बताइए, नहीं रुकिए, 75 एक मिनट। अरे सर, जब नीतीश बाबू आए सर, मेरे पास 4 सेल्समैन थे कंपनी के पेरोल पे। नीतीश बाबू के आते ही वो दिल्ली छोड़कर चले गए। ड्यूस बिस्कुट था, उसकी एजेंसी थी मेरे पास में, 3-4 चले गए टीचर बनने के लिए। नीतीश बाबू ने पूरी कोशिश करी, मैं उनको बहुत अच्छा सुशासन भाव बोलता हूँ, पर लेकिन 8-10 साल से, वो 5-10 साल से पता नहीं क्या हुआ बिहार के अंदर कि वो तरक्की जो दिखनी चाहिए थी नहीं मिली। और सेल्समैन वापस आ गए? नहीं आए वापस, नहीं आए सर। दूसरे आ गए? दूसरे भी नहीं आए सर। अभी तो कह रहे 7-8 है सर, वो तो पुराने चल रहे हैं अभी 25 साल से। सिर्फ एक झुग्गियों पे मैं बता, सुनिए, एक सिस्टम पे सवाल है कि अगर 75 सालों से, पिछले 75 सालों से इन झुग्गियों को नहीं हटाया जा सका, गरीबों को नहीं हटाया जा सका, जिस सिस्टम के तहत उसको 20 साल के लिए बंद कर दीजिए ना सर। एक बार ये भी देख लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, सुनिए, जो मिडिल क्लास, सुनिए, जो मिडिल क्लास पिछले 75 सालों से इन 85% लोगों का बोझ उठा रहा है, पहले 25 साल उनको भी एक बार देखिए, क्या पता देश की कुछ